गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th सब्जेक्ट बीएसटी और आज का टॉपिक है हमारा साझेदारी। पिछले वीडियो में आपने एकाकी व्यापार पढ़ा था। एकाकी व्यापार का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता और गुण और दोष के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का। दूसरा है हमारा साझेदारी। इसके अंतर्गत भी हम साझेदारी का अर्थ समझेंगे, परिभाषा देखेंगे, इसकी विशेषता, गुण, दोष और इसके प्रकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है साझेदारी का अर्थ। साझेदारी का अर्थ है व्यावसायिक संगठन के ऐसे प्रारूप से, ये व्यावसायिक संगठन पढ़ रहे हैं उसके प्रारूप है, व्यावसायिक संगठन के ऐसे प्रारूप से, व्यावसायिक संगठन के ऐसे प्रारूप से है जिसमें दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या है, दो से अधिक व्यक्ति मिलकर स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने में सहमत हुए हो, पूंजी लगाते हैं, आपस में क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। क्या करते हैं, आपस में पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि को बांटते हैं, प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं। प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं, साझेदारी कहलाती है। वापस देखिए, साझेदारी का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, इच्छा से क्या करते हैं, आपस में किसी वैधानिक व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं और वही व्यक्ति क्या करते हैं, मिलकर पूंजी लगाते हैं और जो लाभ होता है या जो हानि होती है उसे उसी अनुपात में बांटते हैं जिस अनुपात में वह पूंजी लगाते हैं। तथा प्रबंधकीय योग्यता का वो क्या करते हैं, सामूहिक रूप से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एकाकी व्यापार कहते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा। पहली परिभाषा ये बताइए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया। मैंने ऊपर बताया था कि ऐसा वैधानिक व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति क्या करते हैं, लाभ को आपस में बांटने का क्या करते हैं, अनुबंध करते हैं, समझौता यानी अनुबंध करते हैं। जिसे यानी 4 व्यक्ति है तो 4 ही व्यक्ति क्या करेंगे, मिलकर चलाएंगे, या उनमें से चारों में से सभी की राय में से कोई एक व्यक्ति क्या करता है, व्यवसाय को चलाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक वैधानिक से व्यवसाय है जो आपस में समझौता करते हैं, अनुबंध करते हैं, लाभ को आपस में बांटेंगे, या तो उनके द्वारा कोई एक चलाएगा या सभी की राय से वो क्या चलेगा, व्यवसाय चलेगा, उसको हम कहते हैं साझेदारी। इसी में आगे परिभाषा दी डॉक्टर शुभदीप ने कि दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से किसी व्यवसाय को चलाने का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को जो लिखित या मौखिक समझौता करता है उसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को चला रहे हैं तो सारा दायित्व अपने ऊपर ले लेते
लिखित या मौखिक समझौता या अनुबंध करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। यानी निष्कर्ष अगर हम देखें तो निष्कर्ष परिभाषा यही होती है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैधानिक या दो या दो से अधिक व्यक्तियों जो किसके मध्य एक समझौता एक अनुबंध है जो व्यवसाय को वैधानिक रूप से चलाने के लिए तैयार होते हैं, लाभ को आपस में बराबर में अनुपात में बांटते हैं तथा जो लाभ और हानि होती है उसको बराबर अनुपात में बांटते हैं, वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है या उनकी सहमति से सभी या तो सभी व्यक्ति मिलकर चलाते हैं या उनकी सहमति से किसी एक व्यक्ति द्वारा जो व्यवसाय चलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। अब देखिए आगे साझेदारी की विशेषता। पहली विशेषता देखिए, एक से अधिक व्यक्तियों का होना या इसको कह सकते हैं हम सदस्यता, एकाकी व्यापार की सदस्यता। एकाकी व्यापार के सदस्य यानी इस पॉइंट से स्पष्ट है, एक या एक से अधिक व्यक्ति का होना। किसी भी साझेदारी को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना आवश्यक है, 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है, कम से कम 2 व्यक्ति का। अगर एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति रह जाता है तो साझेदारी स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वह साझेदारी नहीं कहलाएगी। इसलिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना, 2 व्यक्ति का होना इसके अंतर्गत आवश्यक है। साझेदारी की संख्या अगर हम देखें तो बैंकिंग व्यवसाय के अनुसार कितनी होनी चाहिए, 10 बैंक। अगर हम साझेदारी की संख्या देखें तो बैंकिंग व्यवसाय के अनुसार 10 तथा अन्य व्यवसायों में जो अन्य व्यवसाय हैं उन व्यवसायों में 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 20 से अधिक नहीं होनी। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक कम हो जाती है तो साझेदारी नहीं कहलाएगी और यहाँ पर एक अधिक हो जाती है तो साझेदारी नहीं कहलानी चाहिए। यानी 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए और बैंकिंग व्यवसाय में कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब साझेदारी के अंतर्गत कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। अगर 2 से कम व्यक्ति हो जाती है तो वह साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सेकंड देखिए आप इसकी स्थापना किसके द्वारा, ऊपर बताया था मैंने, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ये साझेदारी शासित है। ऊपर आपको मैंने बता रखा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार इस साझेदारी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। साझेदारी कानूनी समझौते के अनुसार क्या है, अस्तित्व में आई है, कानूनी समझौते के अनुसार अस्तित्व में आई है। तथा इसके अंतर्गत क्या होता है, जो कार्य होते हैं व्यवसायिक जो कार्य होते हैं वो कार्यों को क्या करते हैं, आपस में मिलकर करते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वह लाभ को आपस में बांटना। इसी उद्देश्य से क्या किया जाता है, व्यवसाय की स्थापना की जाती है। व्यवसाय जो होता है वह कैसा होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। इसकी स्थापना इसके आधार पर की जाती है तथा साथ ही साथ जो भी कार्य हो, लाभ हानि को आपस में बांटना, व्यवसाय इनके साझेदारों के मध्य संबंध का होना, ये सभी के अनुसार इसकी की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। यानी कहने का मतलब कि इसकी जो स्थापना है वो 1932 के अनुसार की गई है। कानूनी समझौते के अनुसार ये किसमें आई है, अस्तित्व में आई। इसका उद्देश्य लाभ और हानि को आपस में बांटना होना चाहिए तथा साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। साझेदारों के मध्य समझौते होने चाहिए, समझौते होने चाहिए। ये सब होना ही क्या कहलाता है, तभी साझेदारी की क्या कहलाती है, स्थापना कहलाती है। अगला देखिए, निर्णय लेना या नियंत्रण। निर्णय लेना या नियंत्रण, ऊपर परिभाषा में मैंने बताया था कि ये तो ये सबके द्वारा चला सकते हैं या इनकी ओर से कोई एक। तो उसी प्रकार इसके अंतर्गत क्या होता है, जो निर्णय लिए जाते हैं वह साझेदारी की सभी सहमति
सहमति से सभी साझेदार ले सकते हैं, या साझेदारी अगर निर्णय ले लेता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा उस पर नियंत्रण होगा या निर्णय होगा तो उसके अनुसार इसके अंतर्गत निर्णय लिए जाते हैं। जोखिम वहन करना, इसके अंतर्गत जितने सदस्य होंगे या दो से अधिक जितने भी सदस्य होंगे, अगर वो लाभ को भी आपस में बराबर बांटते हैं तो उसको हानि को भी होगी तो उस हानि को भी क्या करेंगे, वो आपस में बांटेंगे। तो जोखिम भी वहन करना इसमें कम हो जाता है क्योंकि साझेदारों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उद्देश्य लाभ कमाना व आपस में बांटना, ऊपर समझाया था मेरी परिभाषा में। इसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, सेवा कमाना, सेवा या धर्मार्थ अगर होता है तो वह साझेदारी नहीं कहलाती है। इसका उद्देश्य ही मौन क्या होता है, लाभ कमाना, और जो भी लाभ होता है उस लाभ को साझेदारी क्या करते हैं, आपस में बराबर हिस्सों में बांटते हैं या पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। फिर देखिए देयता, साझेदारी के अंतर्गत क्या होता है, साझेदार का जो दायित्व होता है वह कैसा होता है, असीमित होता है। यानी कहने का मतलब ये व्यक्तिगत रूप से भी दायी होते हैं और संयुक्त रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। कैसे होते हैं संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी? इसके अंतर्गत क्या होता है, जब भी कोई ऋणों का भुगतान करने में अगर इनकी परिसंपत्तियां कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लेनदार इनके व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का भी उपयोग कर सकता है। अतः कहा जाता है कि ये साझेदार व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। यानी किसी भी साझेदार की अगर कमी हो जाती है, ऋण चुकाने में अगर असमर्थ हो जाता है तो परिसंपत्तियां कम बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों का भी उपयोग कर सकता है, या जिस साझेदार के पास अधिक धन होता है, पैसा होता है, तो उससे भी लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि इनकी जो उत्तरदायित्व जो दायित्व जो होता है वो व्यक्तिगत और संयुक्त दोनों होता है। निरंतरता, इसके अंतर्गत निरंतरता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि इसमें साझेदारी अगर की मृत्यु हो जाती है या अवकाश में चला जाता है या पागल हो जाता है तो अन्य साझेदार जो होते हैं वह साझेदार व्यवसाय को क्या कर सकते हैं, चालू रख सकते हैं। इसलिए इसमें क्या बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है। एजेंसी संबंध, अब देखिए एजेंसी संबंध कैसे, देखिए एजेंसी संबंध के इसके अंतर यह होता है कि ये एजेंट भी है और स्वामी भी है। अब एजेंट भी है और स्वामी भी है, कैसे, इसको समझिए। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, ये एजेंट और स्वामी क्यों होता है, क्योंकि जब ये कार्य करता है, कहने का मतलब जब भी एक संस्था में कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर ये सभी कार्य किसके द्वारा, सभी सदस्य व्यवसाय के सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, या इनमें से किसी एक के द्वारा क्या करता है, व्यवसाय को चलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि प्रत्येक साझेदार क्या है, एजेंट है एवं स्वामी है, क्योंकि दूसरे साझेदारों का ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसको क्या माना गया, एजेंट माना गया। एजेंट संबंध का मतलब होता है कि व्यवसाय जो होता है वह किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा, तो इसका मतलब तो क्या, एक के द्वारा, यानी एजेंट भी हो गया और स्वामी भी हो गया। और दूसरी बात ये हो गई कि ये क्या करता है, दूसरे साझेदारों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए इसे क्या माना है, एजेंट माना है। और अन्य साझेदार इस साझेदार के ऊपर क्या होते हैं, आवृत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो क्या हो गया, स्वामी हो गया, इसीलिए क्या माना गया है, स्वामी भी माना गया है और एजेंट भी माना गया है। अगला देखिए, पृथक अस्तित्व नहीं, साझेदारी जो होती है उसके अंतर्गत साझेदारों का व साझेदारी का, व्यवसाय का जो होता है पृथक अस्तित्व नहीं होता है, दोनों का अस्तित्व एक होता है, दोनों अलग नहीं होते हैं। जो अनुबंध साझेदार, जो अनुबंध फर्म के होते हैं वही अनुबंध किसके होते हैं, साझेदारों के होते हैं, इसीलिए इन दोनों का अस्तित्व कैसा होता है, अलग नहीं होता है। जो व्यवसाय के, जो फर्म के अनुबंध है वही साझेदारी के अनुबंध है, जो साझेदारों के अनुबंध है वही फर्म के अनुबंध है, दोनों का अस्तित्व एक अलग नहीं होता, इसलिए कहा गया कि प्रत्येक अस्तित्व इसके अंतर्गत नहीं होता। तो यह है साझेदारी के अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं हैं। आगे देखिए साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है।
एक है अवधि के आधार पर और दूसरा है देयता के आधार पर। अवधि के आधार पर ऐच्छिक साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी, और देयता के आधार पर सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर यानी ये नाम से स्पष्ट है ऐच्छिक, यानी इस पर निर्भर है व्यक्ति की साझेदारों की इच्छा पर। साझेदार जब चाहे तब इस साझेदारी को रचना कर सकता है और एक नोटिस देकर उस साझेदारी को समाप्त कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। ये व्यक्ति की इच्छा पर है, जब चाहे जब प्रारंभ कर सकता है, जब चाहे उसे समाप्त कर सकता है। तो ऐसी साझेदारी की रचना सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करती है तथा एक नोटिस जारी कर उस साझेदारी को समाप्त कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं ऐच्छिक साझेदारी। अब देखिए विशिष्ट साझेदारी, जो किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य या किसी विशिष्ट परियोजना के आधार पर बनाई गई हो, उसको हम विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। जैसे किसी भवन का निर्माण करने की हमें काम दिया गया है, उसका उद्देश्य पूरा, जैसे ही वो कार्य उद्देश्य पूरा हो जाता है, वह कार्य पूरा हो जाता है, तो वो साझेदारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। ऐसी साझेदारी जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई है और वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, उसको हम कहते हैं विशिष्ट साझेदारी। आगे देखिए सामान्य साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, असीमित और संयुक्त होता है। ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारों का दायित्व सीमित और संयुक्त होता है, साझेदारों को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है, जिसमें इस साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है, इसका अस्तित्व प्रभावित होता है, इसका अस्तित्व अगर कोई साझेदार मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो ये साझेदारी प्रभावित होती है तथा इनके कार्यों से फर्म और अन्य साझेदार क्या होते हैं, आबद्ध होते हैं, तो ऐसी साझेदारी को हम क्या कहते हैं, सामान्य साझेदारी कहते हैं। जस्ट इसके विपरीत ऐसी साझेदारी जिसमें एक साझेदारी का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है तथा जो शेष साझेदार होते हैं उन साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। इसमें ये साझेदार प्रबंध में भाग लेने का इनको अधिकार नहीं होता है, इसका पंजीयन कराना अनिवार्य होता है तथा ये व्यक्ति के पागल या दिवालिया होने से प्रभावित नहीं होती है। ये अपने कार्यों से फर्म न तो फर्म को न ही साझेदारों अन्य साझेदारों को क्या कर सकती है, आबद्ध कर सकती है। ऐसी साझेदारी को हम सीमित साझेदारी कहते हैं। तो ये है हमारे साझेदारी के प्रकार, दो प्रकार बताए हैं, दोनों प्रकारों में से वापस पूरे दो प्रकार मैंने आपको बताए। ये नोट्स आपको अपनी CW कॉपी में कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।